गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने संघीय संसद के एक सदन राज्यसभा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम संघीय संसद के दूसरे सदन लोकसभा, संघीय संसद के निम्न सदन या लोकप्रिय सदन लोकसभा का नाम दिया गया है। लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो हमेशा परिवर्तित होती रही है। प्रारंभ में 500 होकर इन सदस्यों की संख्या निरंतर वृद्धि की गई है और अब गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया कि अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं और 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। इस प्रकार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 और वर्तमान में इसकी संख्या है 545। वर्तमान में कितनी है? 545। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82, कौन सा अनुच्छेद? 82 में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक जनसंख्या के उपरांत परिसीमन आयोग संसद के आदेशानुसार विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व से आवश्यक परिवर्तन करेगा। प्रतिनिधित्व में आवश्यक परिवर्तन करेगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचन आयोग की देखरेख और संसद की अंतिम स्वीकृति के अधीन किया जाएगा। परिसीमन आयोग और संसद की अंतिम स्वीकृति के अधीन किया जाएगा। 1971 की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन आयोग के द्वारा अगली लोकसभा के सदस्य संख्या के संबंध में निर्णय किए गए। 42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 82 में संशोधन करते हुए व्यवस्था की गई कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र 2001 तक वही रहेंगे जो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किए गए थे। इसके आधार पर 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किए गए थे, वही रहेंगे। 84 संवैधानिक संशोधन 2002 के आधार पर लोकसभा में कुल स्थानों व राज्यवार प्रतिनिधित्व की संख्या 2026 तक यथावत रखने का निर्णय लिया गया। इस संख्या को यथावत रखते हुए राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमन किया जा सकेगा। पुनर्सीमांकन के आधार पर आरक्षित क्षेत्रों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में और सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाया जा सकता है। अब यह निश्चित हो गया कि पुनर्सीमांकन 2001 की जनगणना पर आधारित होगा। ठीक है। अब लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। अब तक 21 वर्ष की आयु के व्यक्ति को वयस्क माना जाता था, लेकिन 1988 और 89 में भारतीय संविधान में किए गए 61वें संविधान संशोधन के द्वारा अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क समझा जाता है और उसे मताधिकार प्राप्त है। अब लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं। कैसे रखे गए? एकल सदस्य रखे गए। ये निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किए जाएंगे कि लोकसभा का एक सदस्य कम से कम 5 लाख कितनी जनसंख्या पे? कम से कम 5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। इस संबंध में अधिकतम सीमा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार
निर्धारित की जाती रहेगी। मूल संविधान में अनुसूचित जाति तथा जनजाति हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित रखने थे, किंतु बाद में अवधि बढ़ाई जाती रही। संविधान के 95वें संवैधानिक संशोधन जो 2010 में हुआ था के अनुसार अब उसके लिए 25 जनवरी 2020 तक स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं। ठीक है। अनुच्छेद 81 में उल्लेख है कि प्रतिनिधित्व का अनुमान यथासंभव समस्त देश में समान रखने का प्रयत्न किया जाएगा, लेकिन यह बात उन राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। इसी प्रकार अनुच्छेद 330 द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए स्थानों के आरक्षण के संबंध में जो व्यवस्था की गई है, यह व्यवस्था नागालैंड पर लागू नहीं है, क्योंकि 1971 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की 88.6% जनसंख्या जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। 31वें संविधान संशोधन के अनुसार यह व्यवस्था असम के जनजाति क्षेत्रों, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम क्षेत्र पर भी लागू नहीं होगी। ठीक है। अब निर्वाचक तथा सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए इसमें? लोकसभा के चुनाव में उन सभी सदस्यों को मतदान का अधिकार प्राप्त होगा जो भारत के नागरिक हैं और 18 वर्ष या अधिक हैं, जो पागल और दिवालिया नहीं हैं और जिन्हें संसद के कानून द्वारा किसी अपराध, भ्रष्टाचार या गैर कानूनी व्यवहार के कारण मतदान से वंचित नहीं किया गया हो। अब लोकसभा के जो सदस्य हैं, संविधान के अनुसार उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है, कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण न किए हुए हो। वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया न ठहराया गया हो तथा पागल न हो। इन योग्यताओं के अतिरिक्त अन्य योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार संविधान के द्वारा संसद को दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत संसद 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पास कर संसद के सदस्यों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की हैं, जिसमें पहली है, अनुसूचित जातियों के से संबंधित सुरक्षित स्थानों के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे अनुसूचित जाति के सदस्य हों। पहली कौन सी है? अनुसूचित जाति के जो स्थान सुरक्षित हैं उनके ऊपर अनुसूचित जाति का सदस्य ही चुनाव लड़ेगा। इसी प्रकार जनजाति से संबंधित सुरक्षित स्थान के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि जनजाति का सदस्य हो। ये व्यक्ति समस्त भारतीय क्षेत्र में किसी भी स्थान के अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य हो सकते हैं। दूसरा, असम की जनजाति के लिए सुरक्षित स्थान के उम्मीदवार बनने हेतु उसी जनजाति का होना तथा उस संसदीय क्षेत्र का या उस जिले के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। तीसरी, अन्य किसी स्थान से उम्मीदवार होने के लिए भारत में किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है अथवा किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। चौथा है, निर्वाचन संबंधी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति की निर्वाचन आयोग द्वारा एक निश्चित समय अथवा जीवन भर के लिए संसद का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पांचवा, उसने किसी अपराध के लिए 2 वर्ष या इससे अधिक सजा न पाई हो तथा उसे जेल से छूटे 5 वर्ष से अधिक हो गए हों। छठा है, उसे सरकार से संबंधित किसी
ठेके में हिस्सेदार न होना चाहिए और न सरकार से संबंधित किसी कारखाने में उसका हित होना चाहिए। तो ऊपर वाली जो चार वो थी, इनके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत संसद के सदस्यों के लिए कुछ ये योग्यताएं और निश्चित की गई थी। और सातवीं है इसमें, उसे बेईमानी या राजद्रोह के कारण सरकारी नौकरी से न निकाला गया हो। इस प्रकार के अपराध के 5 वर्ष बाद ही वह संसद की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। 1988 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करते हुए व्यवस्था की गई कि जब आतंकवादी गतिविधि, तस्करी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाद्य पदार्थों तथा दवाओं में मिलावट करने वाले, विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले तथा महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले व्यक्तियों को भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत चुनाव लड़ने में अयोग्य माना जाएगा। जनप्रतिनिधि संस्थाओं में अपराधियों के प्रवेश पर रोक हेतु व्यवस्था, ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपराधिक रिकॉर्ड सहित पृष्ठभूमि की जानकारी नामांकन पत्र के साथ ही प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया। ये क्या क्या कर दिया, ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही काफ़ी।